अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। ऐसे आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ खाकसार अशफाक इसहाक सिद्दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिन का आगाज़ बहुत ही शानदार हुआ होगा। इनफैक्ट कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और उसकी वजूहात ये हैं कि इंग्लैंड इज़ इन द फाइनल्स और मैं यहाँ पर माबदौलत खुद बकलम खुद इस बात पे इसरार कर रहा था कि जो टीम जानी चाहिए फाइनल में वो इंग्लैंड होनी चाहिए। खाम में गैर ज़रूरी स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और वैसा ही हुआ। हाँ, ये आपने बात अच्छी की थी, लेकिन मेरे अंदर बदले की आग जो थी ना वो भड़क रही थी। मैं कहती हमने मारने को फेंटा चढ़ाने, लेकिन डियर इंडिया लेकिन आप सोचे ना कि ये 2 रुपए के आंसू आपके लिए, दे आर लेसर ओपोनेंट्स, वो सेमीफाइनल में फारिग हो गए। सच्ची जो इतना जलीलों के हारे, मतलब क्या हो गया था? तो की बड़ी है 174-0 क्या किया आप लोगों ने? मतलब उन्होंने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा है। विकेट लेनी होती है ग्रेसफुली। हाँ। इरफान पठान साहब, विकेट ग्रेसफुली विकेट लेनी होती है। इरफान पठान को आपने कुछ नहीं कहना, क्यों? बिकॉज ही इज बीन ट्राइंग सो हार्ड कि किसी तरीके से थर्ड क्लास सिटीजन से ऊपर का दर्जा उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे परावन ना। फिर भी आपको वो ये नहीं हो पाएगा, मर्तबा नहीं मिलना जो कि वहाँ पर आप वहाँ पे वो हर बात पे आपकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करेंगे। जरा सा ट्वीट इधर से इधर हुआ, किसी पाकिस्तानी प्लेयर को गले लगा लिया, किसी फैन को सेल्फी दे दी। मैं तो ये देख रहा था कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का इतना जिगरा बढ़ा है उन्हीं के ट्वीट के नीचे कि शाहीन शाह अफरीदी हो गए, शाहिद खान अफरीदी हो गया, या इसके अलावा हमारे दीगर प्लेयर्स हैं, उन लोग उनसे इंडियन झंडे पे वो ले रहे होते हैं उनसे ऑटोग्राफ्स वगैरह, और वो बड़ी खुश दिली से दे रहे होते हैं। देखिए भाई, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को आप बिल्कुल बॉर्डर से हट के आपस में बात करें। अब उसके कोई बॉर्डर नहीं होता, ना स्पोर्ट्स का ना एंटरटेनमेंट का। इतनी नफरत, और फिर उस नफरत में कल आप खुद जल गए। और कल तो भाई मैं कहती हूँ जो इंडियन मीडिया ने, हमने क्या करना है प्लेयर्स के साथ, जो इंडियन मीडिया ने कर दिया। बात सुने, सारी बातें यही करनी है आपने। नहीं, मुझे मजा आ रहा था ना, तो हल्के से मजे बाद में मैं बात करूंगी इस पे। वो जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप स्टोरीज होती हैं वो हमारा इंतजार करती हैं आते साथ ही कि भाई जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अगर सब आप लोगों ने बता देना है तो मैंने आके क्या करना है, वो म्यूजिक चल के। इसलिए हमारी टॉप स्टोरीज अलग होती है और हमारी बातें अलग होती हैं। जी, टॉप स्टोरीज। भारतीय सूरमा सेमीफाइनल में सहमे नजर आए। 2 बरतानवी खिलाड़ी पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गए। हेल्स और बटलर की धुआंधार बैटिंग ने भारत को 4 ओवर पहले इवेंट से बाहर कर दिया। मैदान से बाहर भी भारतीय टीम का कड़ा इम्तिहान। बरतानवी खिलाड़ियों ने जमकर धुलाई की और रही सही कसर भारतीय मीडिया और शायकीन ने निकाल दी। लफ्जी वार, रोहित शर्मा तो रो पड़े। अवाम की जितनी हिमायत हासिल है 2/3 सीरीज सिलेक्शन जीतेंगे। इमरान खान पर इत्मीनान कहते हैं लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करूंगा, ये मुल्क का मसला है, कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मुल्क में फार्मा सनत बहरान का शिकार, ज़ियादत समेत अहम दवाएं बनाने वाली कंपनियों का ऑपरेशन बंद। कंपनी के डॉक्टर्स का जारी खतूत सामने आ गए। 40 में से 18 फार्मा कंपनियां ऑपरेशन बंद कर चुकी हैं। हमने बचपन से ये सुना है, बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए हैं कि गुरूर का सर नीचा। हाँ। और हमने कल वो फिर देखा कि गुरूर का सर नीचे हुआ तो कैसे हुआ। इस पे आपने काफी जिल्लत उनको फेस करनी बनाया? पड़ी। इस पे टप्पा नहीं, टप्पा तो आपको पता है हर ऐसे नहीं। अच्छा, मैं दुश्मन मरे तो खुशी मैं देखें मेरी एक मैंने आप अपनी रिवायत बना लेनी है। कल भी मैंने ये सिलसिला, कल जिस सिलसिले का आगाज किया था उस सिलसिले को मैं रोज चलने दूंगा। रक्स से बिस्मिल का नहीं, उससे हटके, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं। और अगर वो मैं करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि उससे फिर दूसरे जो है वो मतलब लोग कहते हैं कि बड़े मौके रोशन हैं, कहीं और भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। नहीं, वो बात वो है ठंडे मौसम की मुनासबत से ठंडी शायरी। तो उसमें मैं एक सस्ता निहायत ठंडा शेर जो है ईद के मौके पे बचपन में हम किया करते थे कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा इंग्लैंड लाखों में एक। इसमें इंग्लैंड की जगह बटलर का नाम भी डाल सकते हैं और हेल्स का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो इससे तसल्ली हो जाएगी। हाउ वाज दैट? अल्लाह अफाका हो, अल्लाह करे आपको अफाका हो। खैर, लेकिन कल हेल्स और बटलर ने इनके साथ जो की है ख़वातीनो हजरात, मतलब कल तो हर कोई इनसे पूछ रहा था कि कितने आदमी। हालांकि इट वाज अ डिसेंट टोटल। और तुम लोग? इट वाज अ डिसेंट टोटल। विराट कोहली प्लेड रियली वेल, हार्दिक पांड्या प्लेड रियली वेल। उन्होंने बहुत अच्छी धुलाई की टुवर्ड्स द एंड, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे देखें, जब वो मैच हाथ से निकल रहा था उसके बाद मुझे अपनी परेशानी लागू हो गई। आप यकीन कीजिए कि मुझे ये हो गया कि इनके साथ ये हो रहा है, मुझे भी डर है। तो चलो इनकी बैटिंग तो चलती है। भाई मैं तो सुबह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपको बता रही थी, मैंने कहा मैं तो आपको अभी से बता रही हूँ, मैंने तो रोज़ा भी मान लिया, मैंने कहा अल्लाह में बस हमने फाइनल जीतना ही जीतना है और मतलब देयर इज़ नो वे आउट। लेकिन भाई देखें गेम में हार जीत होती ही रहती है और ठीक है हम चीज़ें मजाक में भी कर जाते हैं, लेकिन कल आई वाज एक्चुअली आई वाज कंसर्न्ड अबाउट जो हमारे जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आप देखें उनकी मीडिया उनके साथ क्या कर रहा था और अभी जो वतन वापस जाएंगे तो लोग उनके साथ क्या करेंगे। तो भाई उनके लिए दुआएं भी हैं, उनकी सलामती के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रोल किया, जिस तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान को मैच हरवाने में अपना किरदार अदा किया और इवेंट से बाहर करवाने में, तो बात यह है कि कल एक बड़ी खूबसूरत बात की थी भारत के एक चैनल पे, एक रिपोर्टर उनके बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस विन योर मैचेस बट दे डोंट विन यू द वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात है। अच्छा और एक और बात, जैसे भी सती ने बात की ना कि जितनी आपने ट्रोलिंग की और जुगता ओवी सानू, मतलब इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में जो आप कहते हैं हमारा बॉलीवुड ये वो, वहाँ पे जुगते तो आप अपनी लिख नहीं सकते, वो भी आप हमारे उमर शरीफ और अमानुल्लाह साहब की कॉपी कर करके लिख रहे होते हैं, उन्हीं के शो से सब चीजें सीखते हैं। तो जुगतों में ना आप हमें बीट नहीं कर सकते और कल से आप शुक्र करें कि अभी हमने हाथ हौला रखा हुआ है आप पे। मदिया वैसे कभी कभी कितना अच्छा लगता है ना कि आप ट्विटर खोलो या कोई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खोलो और उसके बाद बस आप देखते रहो कि हो क्या रहा है जी, क्योंकि इतना माशाल्लाह टैलेंट मौजूद है और जो तरसे हुए सड़े हुए बैठे थे, सोचें अल्लाह ताला का कितना करम है कि आप ये देखें कि पहले हम भारत से हारे, इट वाज अ क्लोज मैच, हमारे हाथ से उन्होंने मैच निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इट वाज अ लेसर टीम लेकिन फिर भी वहां से आ रहे, तो उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि विल बी इन द सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स, लेकिन थैंक्स टू नेदरलैंड्स, थैंक्स टू अदर टीम्स, नेदरलैंड्स एजाजी शहरियत आपको मिलनी चाहिए। आई लव नेदरलैंड्स। एजाजी तुसी वर्ल्ड कप दे बराबर दे साथी। हाँ चले अच्छा जी, इंडियन मीडिया जैसे भी हम तस्करा कर रहे हैं, तो जो वहाँ के सीनियर कुछ और साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी अपनी इस जिल्लत आमेज शिकस्त पे कल सर पकड़ के बैठ के थे, जरा आपके साथ भी शेयर करते हैं। इज्जत और सहवाग ने कहा ना तबीयत से धोया। हाँ अच्छा, मुझे दो तीन लोग जो ऐसे हैं जब वो हम्बल होते हैं ना, व्हेन दे ईट द हम्बल पाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक सहवाग, दूसरा हरभजन सिंह और तीसरा गौतम गंभीर। ओह एंड बड़े ब्रूटल होते थे ये तीनों की तीनों। दे आर ब्रूटल, दे आर सैवेजेस जी। और उस वक्त जो बातें कर रहे होते हैं कि मतलब इस तरीके से, और अभी इनको लग पता गया और मजा आ गया इनको और याद भी आ रहा है। शुक्र है वो 152 फॉर नो लॉस वाला भी याद है। पंजाबी में मुझे ऐसे मामला में ना आजकल पंजाबी की कहावतें बड़ी याद आ रही, तो ऐसे मौके पे शायर खूब कहते हैं कि कर लो गल ते फड़ लो कान, वो वाली इनके साथ सिचुएशन हो गई है। अच्छा जी, कल फिर जिथे दा इंडिया उथे आन खलोता। जी हाँ, नहीं हाँ हाँ, शुक्र आपने, वरना खोती की बिस्ती हो जाती। तो मेरी बात सुने, अब हुआ सीन ये कि क्योंकि इतने ये कॉन्फिडेंट चल रहे थे ना सत्ती साहब, इनको था कि हमने तो फाइनल में जाना ही जाना है। सेमीफाइनल तो उन्होंने बीच में से निकाल दिया था जी, बाकी किसी की क्या औकात कि वो फाइनल में जाए, और सबसे पहले हम ही खैर फाइनल में गए जिसको इंडिया ने बहुत ट्रोल किया। तो अब बेचारे उनके जो शायकीन हैं, जो इंडियंस हैं, उन लोगों ने टिकट खरीद ली। पाकिस्तानी फैन होते ना, खुदा न खास्ता ये हमारे साथ होता तो हम इतने दिल बर्दाश्त होते कि हम यूं फेंक के जा रहे होते। अब क्या रह गया, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए। लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी फिर कि हमसाया माँ जाया। तो देखें, आप अपनी टिकटें ना बेचें, आप जाएं और आपको चाहिए मेलबर्न में सबूत दें कि मतलब हमसायों के आप पे हुकूक होते हैं, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए उसमें। बताइए, हम लोग एक डील कर लेते हैं, फाइनल कब है संडे को, अगर हम आज की टिकट लें हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं? नहीं, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा बाद में सेलिब्रेशंस में नहीं पहुंच सकते। सेलिब्रेशन में इंशाल्लाह, फिर उन्होंने कहा वापस ही ना आए, 1 वे टिकट लेके जाए वापस कभी ना आए। वो वाली हमारी सिचुएशन होगी। मैं हमेशा डील करने पे तैयार रहता हूं। जी जी, आप यहाँ वाली टिकट अफोर्ड कर लें, वहाँ वाले $10 वाली मेरी तरफ से पक्की लुटी है जमाल। मतलब अपना बंदे ने कोई खर्चा नहीं करना, जरा एक आदत गाड़ी भेज लो अपनी, तो वो खर्चा नहीं होगा सारा सीन, वो खर्चा नहीं होगा। अच्छा जी, पाक अब क्योंकि जो फाइनल है वो हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, सती साहब क्या लग रहा है आपको, सितारों की चाल क्या बता रही है आपको? सितारों की चाल तो नहीं है, लेकिन उनके बल्ले का जो हाल है उसने बता दिया हमें कि क्या होने जा रहा है। तो ये हेल्स और बटलर की तबीयत खराब नहीं हो सकती भाई? किस किस पे उनके जो मार्करम तो खैर उनका था, उनका बटलर को देख लें, फिर उसके बाद बाकी जो उनके लाइन में बेन स्टोक्स हैं वो माशाल्लाह बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद बाकी जो टीम में और भी इतने प्लेयर हैं, मोइन अली भी हमारे खिलाफ अच्छा खासा वो मार पीट कर जाते हैं। बेन स्टोक्स को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि वो पीएसएल में खेल रहा है ताकि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। हाँ, ही शुड उसको ये सोचना आगे फ्यूचर सोचना चाहिए। हाँ कि नहीं उसको उस मैच में भी बिल्कुल ये सोचे कि वो पीएसएल को कोई मैच खेल रहा है। अच्छा, सब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना ये जो नाइस गाइज एक्ट जो है ना, ये इसको हटा के साइड पे रखना चाहिए। घूरें, जिन जिन प्लेयर की सिलेक्शन हो सकती है ना पीएसएल में, उनको घूरें,
हाँ। उनको हम कैसा थोड़ा सा ये होता है ना, नफसियाती बर्तरी हासिल हो जाए। हाँ, जरा उनकी दुगना लगान की वाली बात करें, वापस करते हैं। अच्छा, कल बेचारे लेकिन रोहित शर्मा जरा रोए भी, जरा उनकी वीडियो में दिखाते, सही नहीं होना चाहिए। बस मैं आखिरी अब आपको इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में वीडियो दिखा के इसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। अभी तो खैर इंशाल्लाह कोहली इस हवाले से पक्का है, ही डिड नॉट क्राई। हाँ अच्छी बात है। ये भी रोहित शर्मा वैसे बुरा इसलिए लग रहा था बिकॉज यू नो कि बाद में इनका इंडियन मीडिया ने हाल क्या करना है, वो सोच के रो रहे हाल क्या, मतलब लिटरली मुझे इनको देख के खौफ आ रहा था कि अगर ये जो परफॉर्मेंस रही है तो उन लोगों ने तो उनको बख्शना ही नहीं है। सो भाई इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और आगे इतने मौके आने हैं, सो दे विल डू वेल ऑफ कोर्स। मतलब इतनी वर्ल्ड क्लास, इतनी ज़बरदस्त टीम है। तो खैर जी, ज़रा हम आगे ज़रा बात करेंगे क्योंकि मेलबर्न में मैच होने जा रहा है इंशाल्लाह फाइनल, और अभी से हम लोगों ने अपनी दुआओं का सिलसिला बढ़ा दिया है। और हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। अभी तो हम शाहिद हाशमी साहब के पास, जी हाँ, शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त किस मकाम पे मौजूद हैं और उनके तासुरात के। शाहिद हाशमी साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी है और जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनसे हल्फ लिया जा रहा है ऐवान सदर में, और सदर आरिफ अलवी हल्फ ले रहे हैं। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. अब मैं अकेडमी का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाता हूँ। 10th of November 2022, in exercise of the powers conferred under Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Amir Farooq, Senior Judge, Islamabad High Court, as Chief Justice of the said court with effect from the date he takes oath of his office. Secretary. अब मैं जनाब सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस्टर जस्टिस अमर फारूक साहब से बेइज्जत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस आमिर फारूक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा कि मैं आला अदालती काउंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूंगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। थैंक यू। ऑलराइट जी, ये मनाज़िर आप देख रहे थे। जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है और
ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है ऐवान सदर में और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ ले लिया गया है। तो ये एलिवेट किया गया है जस्टिस आमिर फारूक को और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि अतहर मिनुल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये अब ये रूटीन की एक चीज़ है कि जिस तरीके से उनको एलिवेट किया गया है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब से और मैं उनसे जानना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया किस मुकाम पे हैं, कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया या क्या तासुरात देखे, लोगों के क्या जज्बात देखे, बताएं शाहिद हाशमी साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं और देख तो खैर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। जबरदस्त जज्बात हैं। यहाँ हल्की हल्की बारिश भी हुई है, इस वक्त भी थोड़ा अंधेरा है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। लोग बहुत खुश हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ देखा था 25 मार्च 1992 को और इतवार के दिन भी यहाँ आएंगे। 4-5 लोगों से मेरी बात हुई, बहुत एक्साइटेड हैं। हम उनके शॉट्स लेंगे, उनके वीडियो शॉट्स लेंगे और इंशाल्लाह फिर ARY पे चलाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड है लोग। और अभी हमने म्यूजियम की सैर की, अभी मैंने तस्वीर भेजी है डेस्क को, अगर वो चला सकें। इमरान खान ने जो कैप 25 मार्च 1992 को पहनी थी वो हमने म्यूजियम में देखी, एक्सक्लूसिव फॉर ARY। और वो गेंद देखी जो 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में 3-4 गेंदें इस्तेमाल हुई थी, उसमें से एक गेंद। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतनी मुमासलतें हैं। और एक ऐसा मतलब आई एम श्योर हाशमी साहब, क्योंकि जब आप उस म्यूजियम में गए थे और उसके बाद आपने वो तमाम चीजें देखी तो आपका भी सर फख्र से कितना बुलंद हो रहा होगा कि भाई ये मेरे मुल्क की ये चीजें हैं, मेरा मुल्क जीत के गया था। तो मतलब वो जज्बाती कैफियत होगी। बिल्कुल म्यूजियम की छत से सर टकरा रहा था, इतना फख्र से बुलंद हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि हालात क्या है, वैसे बताएं हालात क्या हाशमी साहब यहाँ के। कल तो बड़ा रोए हैं बेचारे जो इंडियन शायकीन क्रिकेट हैं वो। ओए होए 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 होए, उनके साथ जो कुछ हो गया, एरोगेंस का, उनका IPL का जो गुरूर था। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल ये बात कही थी कि हम अपनी 3 टीमें बना सकते हैं IPL के बलबूते पर और तीनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं। जो असली उनकी A टीम है वो मुकाबला नहीं कर सकी और जिस तरह इंग्लैंड ने उनको धोया है 169, एक बगैर कोई विकेट खोए 16 ओवर्स में बना लिए, 7 छक्के एलेक्स हेल्स ने मारे। एलेक्स हेल्स PSL खेलता है, IPL नहीं खेलता। तो उनको उनकी एरोगेंस का पता चला। दुनिया की टीमें एक होटल में ठहरती है $300-400 वाले में, इंडिया की टीम $1200 में ठहरती है। और उनके जो सदर हैं जय शाह, वो जिस तरह की बातें करते हैं कि हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम अब इस तरह नहीं करेंगे, हम उस तरह नहीं करेंगे, तो उनको उनके एरोगेंस का मजा आया है। और अब लोग उनके जो शायकीन है वो ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। वो तो सुना, मेलबर्न की हवाएं, मेलबर्न का मैदान। सर मुझे बाय बाय। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो पाकिस्तान का अब जो मुकाबला होना है, पाकिस्तान का जो फाइनल होना है, उसके अंदर विकेट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि कल वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो बात ये है कि एक तो चीज़ मेरे जहन में थी जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज़ थी कि उन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स ने पाकिस्तानी कंडीशंस पे किस तरीके से अच्छे से बैट किया। और वैसे तो 7 मैचेस की सीरीज़ थी लेकिन 4 मैच उन्होंने जीते, तो सीरीज़ अपने नाम की। एक तो वो परफॉर्मेंस मेरे जहन में, और दूसरा वर्ल्ड कप में जो उनका मोमेंटम है और जिस तरीके से दे आर ब्लास्टिंग एवरी बॉलर दे फेस। तो फिर विकेट कैसी होगी, क्योंकि उसका बड़ा की रोल होगा। अशफाक, विकेट वही ड्रॉप इन पिच है। अब तो मेरी क्यूरेटर से दोस्ती हो गई, 3-4 दफा उसका इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा कान में कह दिया कि यार ऐसी पिच बनाना जो जरा पाकिस्तान के लास्ट टाइम उसने आपसे वादा किया था और वो मैच हम हार गए थे। वो हम आखिरी बॉल पे मैच हारे थे, बिल्कुल लास्ट बॉल पे। और अगर थोड़ी सी एग्जीक्यूशन सही होती तो आखिरी 3 बॉल में कभी भी 13 रन नहीं बनते। और वो मोटू अंपायर इरास्मस, उसने हमारे साथ थोड़ी बददियानती की थी। और ये मीम्स आप चारों तरफ देख रहे हैं कि बेईमानी से ऐसा ही होता है। ईमानदार टीम जो है पहला मैच हारता, दूसरा मैच हार कर भी फाइनल में पहुंच जाती है। पिच अच्छी होगी। इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं और इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है T20 के। लेकिन हमारी बॉलिंग भी कम नहीं है। हमारी बॉलिंग इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तरह नहीं हम थ्रैश होंगे जिस तरह इंडिया थ्रैश है। अल्लाह करे, क्योंकि वाकई किसी भी तरह थ्रैश ना हो। कल जैसे सत्ती साहब ने ट्वीट भी कहता ना कि कांपे टांग रही है अब सत्ती साहब की भी कि भाई पता नहीं हमारे साथ संडे को क्या होने जा रहा है। लेकिन अल्लाह करे अच्छा हो कि हम वैसे एरोगेंट नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं। और आपने जैसे बताया भी कि कहाँ दूसरी नॉर्मल टीमें हैं जो मतलब $300-400 वाले पर डे। मैं तो ये कह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये मैच ना दिखाएं।
मैं तो चाह रहा था कि नहीं, आप दिखाएं ताकि उनकी स्ट्रेटजी रीड करें। हाँ। अच्छा हाशमी साहब, एक पुरजोर फरमाइश आपसे आई है क्योंकि हाँ। देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कुछ लिखा ना, ARY आपने के तोलो अरसे। वो तो आपने एग्जैक्टली वो तो आपने सुना दिया कि इंडियन जो शायकीन है वो इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन वैसे जब आने वाला मैच है उस पर आपका दिल क्या कहता है, कुछ गुनगुना दें। वही जो बार बार मैं कह रहा हूँ और आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा, इतवार को भी कहूंगा, पीर को भी इंशाल्लाह। कहूंगा, ये कप हमारा है, इसे हमने उठाना है, इसका एक एक हीरा हमें जान से प्यारा है। क्या बात है। इंग्लैंड को हराना है, इंशाल्लाह। कप आमीन। उठाना है। इंशाल्लाह। बस और ये जो आपने जो इम्प्रोवाइजेशन की है ना, कल आपने कहा था इस कप का एक एक जर्रा, आज उसको हीरे पे ले आए। आई लव दैट। मुझे पता चला कि ये जर्रे नहीं है, इसमें हीरे हैं। चले जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी शायद हाशमी साहब आपका कि आप ज्वाइन किया। अच्छा, इस पे तर्ज मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये कप हमारा है, इसे हमने नहीं, हमें पास में उठाना है। मैं उनकी शायरी की मैंने तर्ज चेंज किया सती। ओ माय गॉड, ये जो पीसीआर में एक शख्स है ना, इसको मेरी आवाज इतनी सुरीली, इतनी, वो कहती है वो आदि नहीं ना इतने रस घोलने में। हाँ, मतलब वो बेचारे वो डर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे भी सुबह सुबह टीवी देख रहे थे, मना क्या करो सती को। मैंने कहा है मैं इस मुल्क में वायद किसी भी मुल्क में वायद इस कोलेवरी दी तक भी चल सकता है, तो फिर मेरी आवाज भी चल सकती है। वो भी रिदम में थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम अपने भाई को समझाते हैं। कोई बात सती, कोई बात नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में जो फार्मा की सनत है वो इस वक्त बहरान का शिकार है। मुतादिद दवासाज कंपनियां जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ज़ियाबतीस के अलावा जो दीगर अहम बीमारियां हैं उनके हवाले से जो मेडिसिन बनाती है, अब वो भी बंद हो गई है, उसके ऑपरेशंस भी बंद हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जिस सर दर्द की गोली का यहाँ पे कमी का सामना है, हमें नहीं मिल रही, तो अगर इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ ख़त्म होगी तो क्या होगा, फिर उसके अंदर कैसे मैनेज करेंगे। और आप ये देखें, ये तो वो हैं कि अगर ये दवाएं ना दस्तयाब हुई तो एक तो ये है कि इससे भी मोनोपोली बढ़ेगी, यानी कि जो कंपनीज दवाएं बनाएंगी वो फिर उनकी कीमतें बढ़ा देंगी। वो कहेंगे जी एकदम आपको पता है तलब और रसद में यहाँ पर तो फौरन। अभी जो हमने कोविड का टाइम देखा था उसमें तो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दे डिड रियली वेल ड्यूरिंग द कोविड टाइम, कि उसमें हर का तो काम चल रहा था सारा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम अब्दुल वहाब जी, बिल्कुल, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब, बताइएगा कि ये तो बड़ा 40 कंपनीज में से अगर 18 काम बंद कर जाएं तो इसका मतलब है कि बाकी प्रेशर बाकी कंपनीज पे आएगा, और उसके हमें असरात भी पता होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैप का किरदार है वो इतना नज़र नहीं आता, अक्सर वो हमें घुटने टेकते दिखाई देती है इन कंपनीज़ के आगे। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में? आज बिल्कुल आवाम के लिए तो अब पेट्रोल बम, महंगाई बम तो सुने ही थे, लेकिन अब ये फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान कशमकश में अब ये दवाइयों का बम भी आवाम पे गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दवाइयों की कंपनियों की जानिब से मुतादिद बार ये खतूत लिखे गए कि जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, खाम मैल महंगा आ रहा है, तो दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाए। ड्रैप के साथ इनके मुतादिद बार मुज़ाकरात भी हुए। अब फार्मा ब्यूरो जो जिसमें मल्टी नेशनल कंपनी आती है, जो तकरीबन 40 के करीब है, 18 ने अपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है, और तकरीबन इसके बाद 22 कंपनियां बचती हैं, और उन कंपनियों में भी मुख्तलिफ कंपनियां तैयारी कर रही हैं कि हम भी अपना कारोबार बंद कर दें, क्योंकि खाम माल महंगा हो गया, ड्रैप कीमतें बढ़ाने का मुतालबा इनका मान नहीं रही है। मुतादिद बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुतादिद खतूत भी हुकूमत को लिखे, ड्रैप को भी लिखे, ताहम उनको कोई वाज़ेह जवाब ना मिलने की वजह से, मज़बूत जवाब ना मिलने की वजह से अब एक बड़ी निजी कंपनी ने बंद करने, ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी कंपनी शुगर की दवाइयाँ ख़ास तौर पर इंसुलिन वगैरह बनाने में काफ़ी मशहूर है, और इसकी दवाएँ ये इंसुलिन वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इंसुलिन वगैरह की अगर कीमत देखी जाए तो साल पेशतर ये 300-350 रुपये की थी, और तकरीबन अब 800 रुपये की मिलती है। और ये ड्रैप की वजह से, ड्रैप की इजाज़त से कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ये अद्भुत कीमतों में इजाफा होता है। ड्रैप तो एक बहाना है, लेकिन अगर दवासाज कंपनियों को देखा जाए तो ये अपनी मनमानी कीमतें भी बाजार में दे देते हैं, और वो फरोख्त होती हैं। और जिस तरह के पैरासीटामोल का वाक़या आया, पैनाडोल का आया कि अभी भी 50-60 रुपये का पता मिल रहा है, जबकि अगर किसी रजिस्टर्ड स्टोर पे जाएँ, जो अच्छे स्टोर बने हुए हैं, एयर कंडीशन स्टोर जिनको कहते हैं, वहाँ पे 20 रुपये का पता मिलता है। लेकिन आमतौर पे बाजार में किसी मेडिकल स्टोर पे, अब तो पान की दुकान पर भी पैनाडोल दस्तियाब होती है, तो वहाँ 50 रुपये का पता या 3 रुपये की एक गोली मिलती है। तो ये काफ़ी परेशान कुल है।
एक और मसला भी है कि जिन बड़े स्टोर्स की, एयर कंडीशन स्टोर्स की आप बात करें तो वहाँ पर एट टाइम्स ये भी होता है कि वो एक पत्ता लेके बैठे होते हैं कि ये लेने लो और चले जाओ। हाँ। वो इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे ऑन करते हैं, क्योंकि एक वक्त में भी अगर आपको सर दर्द भी भगाना हो और समझे कि 6-6 घंटे बाद भी खानी हो तो 2 गोलियां एक ही वक्त में लग जाती हैं, और उसको ढूंढने का भी सर दर्द अलग। जी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। वो सर दर्द अलग है कि आप उसको ढूंढना शुरू करें। अब ओपीडी पहले ही बंद है हेल्थ रिस्क अलाउंस की वजह से। जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं या ओपीडी भी बंद है, मरीज आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब अगर इस तरह दवाइयों की कंपनियां बंद होती रही, ये तो बैनुल-अक़वामी जो चेन है उनकी कंपनी है, अगर मुकामी भी कंपनियों को ये सूरत दरपेश आती है, वो भी ड्रैब से कीमतों के इजाफे के हवाले से उनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर उनकी भी बात नहीं मानी जाती है, यानी कि उनकी मर्जी की कीमतें नहीं दी जाती हैं, तो वो कंपनियां बंद करने का ऐलान करेंगे। एक तरह से ये एक ब्लैकमेलिंग कही जा सकती है। मरीजों का ये कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग होती है। इस तरह हुकूमत और ये कंपनियां और ड्रैब मिल बैठ के तय करें कि कौन सा खाम माल किस कीमत में आ रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंपनी ड्रैब पर हुकूमत जो है उन्हें बैठ के बात करे कि भाई ये दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये दवाइयाँ बनना बंद हो गई तो आपको जान का ख़तरा हो सकता है। ये तो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, तो इस हवाले से काम होना चाहिए। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जाहिद सईद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। जाहिद साहब, क्या ऐसा ही है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज शिकायत कर रही हैं कि भी क्योंकि खाम माल बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इस वजह से हमें दवाइयों की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और क्योंकि नहीं बढ़ाने दी जा रही तो वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं चल रहा, हम बंद कर देंगे। क्या वाकई इतना बहरान आ गया हुआ, इतनी परेशानी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को? जी देखिए, जो खाम माल है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है दवाई की कीमत का, और क्योंकि ख़ाम माल जो हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं, उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं दुनिया में, और उसके अलावा दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़ गई है। जो एक कंटेनर $1500-1800 में आता था वो $6000 में आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन पे। रॉ मटेरियल एक चीज़ है, बहुत बड़ा यूसेज जो फार्मास्यूटिकल में है वो एनर्जी का है। गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कहाँ गई हैं वो आप जानते हैं, हमारे मुल्क में नहीं गई, बैनुल-अक़वामी तौर पर गई हैं। और इसी तरह जो बकाया फैक्टर्स हैं वो भी जब मिल जाते हैं, डिवैल्यूएशन रुपए की मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जब भी कभी 30-40% डिवैल्यूएशन होती है तो ये सिचुएशन है। आज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कहते हैं कि 31% इन्फ्लेशन हुआ है जुलाई से लेके और आज अक्टूबर तक। तो ये तो हुकूमत के डिक्लेयर्ड फिगर्स हैं ना, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कॉस्ट नहीं आएगी, देखिए अभी जो बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी सुन रहा था, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि कहते हैं कि मनमानी प्राइसेस ना दी जाए। मनमानी नहीं है, प्राइस पॉलिसी मौजूद है, प्रॉपर प्राइस पॉलिसी 2018 में 20 में उसमें अमेंडमेंट भी हुई, वो मौजूद है। उस प्राइस पॉलिसी के अंदर एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर रॉ मटेरियल की ये प्राइस हो और इनपुट्स की ये प्राइस हो तो ये इसका रिजल्ट होना चाहिए। 48 दवाइयों की सिफारिश गई वफाकी हुकूमत के पास, उसकी उन्होंने प्राइस जो है एडजस्ट नहीं की। ये गवर्नमेंट का दिया हुआ फार्मूला है, ये कोई जादू नहीं होता हमारे पास कि हम कहीं हमारी मनमानी कीमत है आप ये दे दें। असल में मसला 48 दवाओं की कीमत का उनके पास रिकमेंडेशन गई, उसमें से सिर्फ उन्होंने एक पैरासिटामोल को एडजस्ट किया है, 47 ड्रग्स को नहीं किया। 200 ड्रग्स की क्यू लगी हुई है पीछे कि वो उनकी लागत अब उनकी कीमत से ज्यादा है, और ये दिए हुए फॉर्मूले के मुताबिक पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जमा होता है उनके पास। हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ड्रैब को या वफाकी हुकूमत हो वो इजलास ही नहीं बुला रहे, पॉलिसी बोर्ड का इजलास नहीं बुला रहे, वो जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसका इजलास नहीं बुला रहे, तो आंखें बंद कर लेने से तो मसला हल नहीं होगा। अच्छा जाहिद साहब, एक असल में थोड़ा सा मसला है, एक मसला है। देखिए, हम जब आपसे बात करते हैं ना, तो हम मोस्टली बात क्या करते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, आवाम के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे। आप कह रहे हैं कि जी इतना हमने किया तो वहाँ पर नहीं हुआ। मैं अभी उठ के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाऊँ या जैसे हमारा जाना होता है, तो हर 10 दिन के बाद कीमतें कुछ और होती हैं चीज़ों की, उसके कोई भी अवामिल हो, भले उसमें हुकूमत रिस्पॉन्सिबल हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हों, या मेडिकल स्टोर मालिकान, या फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे जो लोग सफ़र करते हैं वो अवाम सफ़र करते हैं, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, और बाकी ये सारा कुछ होता जा रहा है। और ड्रैब का किरदार हम इसलिए हाईलाइट करते हैं
कि हमने अक्सर उनको देखा है घुटने टेकते हुए गलत मकामात पे। मतलब बाज़ तो ये होता है ना कि जायज़ मुतालबात हो तो चलो अपनी जगह है, जो आपके जायज़ मुतालबात है उनको सुने, लेकिन उससे हट के आवाम ना सफ़र करें। दैट्स व्हाट वी वांट। नहीं, आप आवाम के सफ़र करने को किसको कहते हैं? आप आवाम के सफ़र करना ये कहते हैं कि पैरासिटामोल की गोली ₹1.76 से ₹2.40 की हो गई। यानी कोई फ़कीर भी आज ₹2.40 कबूल नहीं करता, लेकिन आप कहते हैं कि दवाई जो बुखार उतारती है उसको आप ₹2.40 दे के अफोर्ड नहीं कर सकते। बैलेंस अपने मोबाइल में डलवा के सारे दिन हम जो है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। एक आम छोटा सा मुलाजिम भी जो है वो ये काम कर लेता है, लेकिन दवाई का जब मैटर आता है, हेल्थ केयर का मैटर आता है, तो हम उस पर स्पेंड करने को अगर ₹2.40 तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहाँ ₹2.40 की पैरासिटामोल टैबलेट आज मिल रही है। वो आपने बात बिल्कुल सही की। और जाहिद साहब बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी आपकी बात को सेकंड करूंगी कि दुनिया जहां में चीज़ें महंगी भी आती हैं, बट ऑफ कोर्स आपके पास वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंसेस भी होती हैं, तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। और ये बात आपने सही की कि अगर ये ₹2 या एक गोली जो कि आपका बुखार जो है वो कम कर सकती है, तो उसकी भी समझ में आती है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करें, हम जो दूसरी बाकी अद्वियात हैं हम उनके वाले से बात करें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं आपका, जिसमें ब्लड थिनर्स भी आ जाती हैं, जिसमें डायबिटीज़ की आ जाती है। जब उनकी एकदम से बढ़ जाती है, और आपको पता है कि एक बार जो इन आप एक दफा अपना बिल देखें और अगली दफा मेडिसिन का बिल देखें। पैरासिटामोल इज नॉट समथिंग दैट यू विल कंज्यूम एवरी डे, बट द अदर मेडिसिन जो कि ज़ियाबतीज़ के लिए होती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए होती हैं, उनका तो इस्तेमाल रोज और दिन में 3-3 दफा होता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि रोजाना बढ़ जाती है, हर 10 दिन में बढ़ जाती है, ऐसा कोई नहीं होता। साल में एक दफा आपको CPI एडजस्टमेंट लेने की इजाजत मिलती है, इसके अलावा कोई इजाजत हमारे पास नहीं होती, और वो भी 7 से 10% जाती है। मैंने कहा नहीं, अभी हमारे जी मैं जाहिद साहब अपनी बात पे कायम हूं, हर 10 से 15 दिन बाद, बिकॉज ये मेडिसिन काफ़ी इस्तेमाल होती हैं घर में, तो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनसे आपको पता लगता है कि हाँ जी आज क्या बिल था, 15 दिन बाद क्या है। आप पूछते हैं जाके कि जी फलाने तारीख को 15-20 दिन पहले ये बिल बना था, इस दफ़ा उन्होंने कहा जी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अब मैंने पहले यही बात की, लेकिन आपने शायद गौर से सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आप हो, मैंने कहा हो सकता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो सकता है हुकूमत का भी इसमें किरदार हो, बहुत से अवामिल इसमें हो सकते हैं, लेकिन हो रहा है ये। हाँ, जो जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं वो। चले, हमारा जो राब्ता है वो जाहिद सही साहब से मुंतहा हो गया, और हम बात कर रहे थे कि जो अद्वियात की तो खैर प्राइसेस की बात ये है कि कोई भी इस मामले में ना हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है। अब आप ये देखिए ना कि कहा जा रहा है कि ₹1 की गोली, मतलब अगर यही फार्मूला रखा जाए कि जी अब हम मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है कर सकते हो, लेकिन एक बीमारी के वक्त में ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी मतलब हुकूमत की जानिब से फिक्स करदा इनकम है, लेकिन उसके बावजूद 10-10 हज़ार रुपये महीना भी लोग कमा रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो मैं करूँगी ना कि चलिए ठीक है, जिसमें होता है कि आप अगर महंगा मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं तो मोबाइल इज़ अ लग्जरी, लेकिन ये ज़रूरी है, मेडिसिन आर नेसेसिटी, जो कि ज़रूरी है, जो कि आपकी जान बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जाहिद साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब। जी, तो मैं से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि 10 दिन में कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसकी एक डिक्लेयर्ड कीमत होती है जो ड्रैप मुकर्रर करती है, उसके अलावा कोई अगर कीमत बढ़ाए तो जुर्माने होते हैं। मैं आपसे अभी देखिए, आप एक चीज को आप तक आवाज नहीं पहुंची। मैंने कहा मैं जाती अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको अपने बिल्स की मदद से मैं शो कर सकता हूं कि जहां पर आप जाते हैं, और मैंने उसके अंदर ये नहीं कहा कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने ये अर्ज की कि उसमें बहुत से अवामिल हो सकते हैं, हुकूमत उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह हो सकती है, शॉर्टेज के नाम पर चीज़ों की कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। देयर आर सो मेनी रीजंस, बट ये होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता, ऐसा होता है। हो सकता है आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल ना हो। नहीं, मैं इस बारे में अपनी बात पर कायम हूँ, आप भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी जो आपने प्रीटेक्स्ट में कहा इस प्रोग्राम की कि 18 मल्टीनेशनल्स यहाँ से जा चुके हैं पिछले 4-5 साल में वाइंड अप करके, और मेरी इत्तला में है कि मजीद 3 जो हैं वो वाइंड अप कर रहे हैं अपने आप को। तो आप वो जो अगले 6 महीने में चले जाएंगे, आप मुझे बताएं जो आज से 50-55 साल पहले, 45 साल पहले इन मल्टीनेशनल्स को यहाँ लाया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने अपने बिजनेसेस को यहाँ एस्टेब्लिश किया, कोई क्यों बंद करके जाएगा अगर उसे लॉस नहीं होगा तो? यानी 40-50 साल में जो बिजनेस एस्टेब्लिश होता है उसको बंद करके तो नहीं जाता, उसको शौक तो नहीं होता बंद करने का। तो अगर इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे और हम इसे पॉलिटिसाइज करते रहेंगे फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस को, ये तो साइंस है ना, इसके अंदर कोई, ये तो 2+2=4 है इसका फार्मूला जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि समझ आने वाली ना। तो अगर हम उसको पॉलिटिसाइज कर लेंगे, और ये रिपीटेड गवर्नमेंट्स ने इसे पॉलिटिसाइज करके रखा है, पॉलिसी मौजूद है, उस पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते?
इसलिए कि उनको पॉलिटिकल बैकलैश का खतरा होता है। एक हुकूमत अगर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, ऑपोजिशन उस पर शोर मचाती है। पिछली ऑपोजिशन उस पर शोर मचा रही थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और अब इस गवर्नमेंट में पीटीआई की ऑपोजिशन है, वो शोर मचा रहे हैं। दैट इज रियली वेरी सैड। हम ये देखें कि भाई हुकूमत से भी हमारी इल्तमास है कि इनके साथ बैठें और फिर देखें कि कहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं ताकि आवाम के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जी जाहिद सईद साहब हमारे साथ। आप ये कह रही हैं कि हमारी तवक्कुआत हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं और हो सकता है इनके कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन आप ये देखें यहाँ पर दूध वालों से लेके किसी के साथ भी हुकूमत बैठने को तैयार नहीं है। मतलब प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म कहीं पे है ही नहीं। ड्रैप के हवाले से आपको याद है कि कोविड के दिनों में भी खबरें कैसे आती थी कि जी क्या हो रहा है। तो इस बैठने की ज़रूरत है, डिस्कस करें, सॉर्ट करें। जैसे अभी एंड में अल्लाह अल्लाह करके वो शाकिर गुज्जर साहब की एसोसिएशन के साथ बैठ के वो दूध के मामला किसी हद तक तय किए गए थे, लेकिन उसमें भी आवाम को डस पड़ी थी। यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए डिस्कशन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। जी ठीक ठाक है आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? ऑल वेल। रोने वाले क्यों है आप? अभी तो आपने एलिस इन द बटन को आपको क्या रिपीट में देख लिया, तो आप भी रोने वाले, मैं भी रोने वाली। इंडियन फैंस के जो मायूसी को देख रहा हूँ। और वैसे कभी कभी शो का आगाज ऐसे भी होना चाहिए, बिल्कुल हंसते खेलते हुए होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ हमारे पीसीआर के जो लोग हैं ना वो भी हमारे साथ बैठे। व्हाई नॉट? अच्छा, एक नहीं, मेरे आप लोगों के सामने अपने पीसीआर के लोगों से अपनी टीम से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जरा आपने ना इंशाल्लाह मंडे का शो का बजट रखना है ज्यादा, क्योंकि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएंगे तो पीछे यहाँ पे सारे ढोल वाले होंगे। पहले आपके सामने ढोल की थाप पे रख दिया जाएगा, हाँ, और उसके बाद फिर हम शो का बाकायदा आगाज करेंगे। अच्छा, वैसे सिर्फ सेलिब्रेशन होनी चाहिए। ₹1 का नोट आता आजकल? टीपे मैं चवनिया मारूंगी ऐसे से करके। टीपे ₹1 2, हाँ टीपे मारूंगी। उस पे जख्मी भी हो सकते हैं। जख्मी रक्स देखें, वाह वाह। गोल वाले नहीं होते पानी में तुम्हारे, वो उछलते उछलते जाते हैं। आप क्यों ऐसे हैं? तशद्दुद पसंद करें नहीं, हमारे पीछे वाले अच्छा डांस करेंगे। हाँ ओके, हाँ पैसे हम फेंकेंगे, पैसे। हाँ वो बंदा नहीं पकड़ा गया था जिससे नकली नोट मिले थे, तो उसी को ढूंढ के नकली। हाँ दैट वुड बी ग्रेट। चलें, बहुत से हमारे प्लान्स हैं जिस पे हमने अमल दरामद करना है। अमली पाजामा जिनको पहनाना है, तो पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। 8 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बर्न यूनिट का फुकदान पंजाब के शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। झुलसे हुए बच्चों को हंगामी इमदाद की ज़रूरत होती है। ताख़ीर नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचा सकती है। क्वेटा में पहली बार 4 ख़वातीन ट्रैफिक एहलकार तैनात। धूल, मिट्टी और धुआं उड़ाती ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं और चालान भी करती हैं। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नाजिया हैं बाखबर सवेरा की मेहमान। और गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई, मगर खानपुर में क्रशिंग सीजन ताहाल शुरू ना हो सका। काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी तहरीकी मार्च जो है ये कल से दोबारा से शुरू हो चुका है और उसी जगह से शुरू हुआ है जहां पर वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर कातिला हमला हुआ था और उनके साथियों पर वहीं से कल इसका आगाज़ भी हुआ है। खैर अभी इमरान खान साहब खुद तो इसमें भी शिरकत नहीं करेंगे अपनी सेहत की वजह से, लेकिन असद उमर साहब इसको लेके चल रहे हैं। तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब ये है कि इमरान खान साहब भी आप ये देख लें कि वो अपनी खराबी सेहत, यानी कि आप देखें कि एक रहनुमा को 4 1 नहीं 2 नहीं 4 गोलियां लगी। मेडिकल रिपोर्ट अभी मेडिकल रिपोर्ट ज़ाहिर है कि आनी है, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि इस से मुतालिक। और आप ये देखिए कि उसके बावजूद जो जज्बा है, जो जुनून है, वो उसी तरह से मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर्स ने ना रोका होता तो खान साहब वहाँ पर पहुँचे होते। आप अंदाज़ा कीजिए। तो अब ये है कि डायरेक्टली वो वहाँ पर पहुँचेंगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो उससे वैसे इम्पैक्ट कुछ आपको पड़ता दिखाई दे रहा है लोगों का, जो तादाद वगैरह या कुछ? ऑफ कोर्स इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप भी हैं और लोगों के अंदर गुस्सा भी है और फिर लोग अपना गुस्सा बाहर निकल के शो भी कर रहे हैं। लेकिन कल जो वीडियो लिंक से खिताब किया इमरान खान साहब ने, उनका क्या कहना था आपको पहले वो सुनवाते हैं।
की आजादी की जो तीक है वो रुकेगी नहीं और जोर पकड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूं। प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। सितंबर में प्लान बना था। जिस लड़के ने गोलियां चलाई एकदम कवर अप शुरू हो गया। जब खुद कहता है मैं अकेले ने किया है, उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि तोते को पढ़ाया जा रहा था। चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। मुझे सियासत चमकाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं। उन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। चीफ जस्टिस साहब, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है। फ्यूचर आपके हाथ में है। दूसरी जानिब हमने भी देखा कि गवर्नर पंजाब बलीग रहमान साहब वो ये कह रहे हैं कि जी इंतशार की सियासत किसी सूरत भी कबूल नहीं है और चंद लोग जाकर शहरों को बंद कर देते हैं और ऐसी सियासत से अवाम को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और साथ में फिर वो गवर्नर आज का भी हम देख रहे हैं कि बार बार इंडिया भी दे रहे हैं, क्योंकि लॉ में, कानून में इस हवाले से जब ऐसे हालात हों तो गुंजाइश मौजूद होती है। जी, तो अब ये है कि पहले से पहले कुछ खबरें और सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली थी हुकूमत ने, और फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी लोग जो हैं वो मतलब ये कि इलाकों को बंद करना शुरू करें क्योंकि हमारा मार्च पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो मौका भी नहीं देना चाहते। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर तज्जियाकार और प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जनाब चौधरी साहब, सबसे पहले तो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी कौम को मुबारक और सारे पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ा वाकया है। यानी नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ताला के फजल से करा दिया। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि लॉन्ग मार्च तो ये निकल गया है और ऊपर से जो है ना हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया, सुनने में आ रहा है कुछ इस तरह से। फिर ऊपर से खान साहब के साहबजादे भी पाकिस्तान आ गए, तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर सर। जी जी, बड़ा कुछ हो रहा है और अभी होना है बड़ा कुछ। दसो की होना है सर? मतलब है कि ये लॉन्ग मार्च ने अपनी कैजुअलिटी तो लेनी है ना, अल्लाह न करे। यानी कैजुअलिटी से मतलब इसके कोई ना कोई नतीजा निकलना है। और दूसरा ये और भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो सारी मिला के पड़े तो 20-21 नवंबर तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये जो मेजर डेवलपमेंट है चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब के हक में होंगी? देखें, जिसके साथ ना मदिया आप भी सियासी सूझबूझ रखती हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे बड़े खानदान से ताल्लुक है आपका मॉडल टाउन के, तो हैविंग सेड दिस सती साहब भी तो कहना ये है कि जिसके साथ लोग खड़े हो जाए ना उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी अब उनको फिजिकली एलिमिनेट करने का मंसूबा बनाया गया, जिसकी वजह तरफ से भी हम उसमें नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि उनको शिकस्त देना सियासत में और अवाम में इनके लिए नामुमकिन हो गया। तो चौधरी साहब, अभी लंदन में क्या गुफ्तो शनीद हो रही है? इसी की हो रही है ना कि किस तरह इमरान खान के जिन पर काबू पाया जाए, रियासती ताकत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, अपने कौन कौन से चक्कर चलाए जाए, किसको इधर तोड़ उधर जोड़, उसको इधर बिठा दो, इसको उधर हटा दो, तो अब आप तमाशा देखते जाएं। लेकिन देखें चौधरी साहब, जो लोग ना अहल हैं, क्या वो अहल हैं कि वो इतने बड़े बड़े मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू करें और उनसे इस हवाले से किसी किस्म की ओपिनियन ली जाए? जी, यही आपने बहुत अहम सवाल किया है। यहाँ तो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के पासदारी और अमल दरामद जो है उसका कोई शायबा नहीं है। यही तो रोना है सारा। अच्छा सर, अलमिया देखें, कोई एतबार ही नहीं कि कोई अलमिया देखें। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप कानूनी सिस्टम पे सवाल उठाएं, आप नाहली की डेफिनेशन पे सवाल उठाएं, क्योंकि आप ये देखें नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया था, वो उसकी वैलिडिटी को देखें, या खान साहब को जिन्होंने नाहल किया उसकी वैलिडिटी को देखें। ये हो क्या रहा है ओवरऑल सर? नहीं, उनको तो ताहयात सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है नवाज शरीफ को। आज उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया। यानी मतलब है कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। क्या आप कर रहे हैं? बाकी अरबों रुपए के केसेस हैं वो सारे खत्म करा लिए हैं, आपके सामने है। ये कौम और अवाम ने माफ कोई नहीं करना सती साहब, और तुसी जिन्हें मर्जी नाश्ते कराओ इन्होंने।
अच्छा ये बात सही की है। चौधरी साहब एक बात तो बताइए, जो गवर्नर पंजाब अली रहमान साहब मुख्तलिफ ओकेजन्स पे ये इंडिया देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी जो मुल्क की सूरत हाल है, जो स्पेसिफिकली सूबे में जो सूरत हाल है, तो आइन में गुंजाइश है गवर्नर राज की, या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या वो बस एवं ही वो डरा रहे हैं? नहीं, इनसे तो किसी भी हमाकत की तवक्को करें आप, लेकिन वो जब लोग बिफर जाए, निकल पड़े और उनका लीडर डट के खड़ा रहे, खा उसको गोलियां लगी हैं या कुछ हुआ है, तो वो फिर बहुत मुश्किल है। आम आदमी को ना आप डरा धमका के घर बिठा सकते हैं और ना ही गोलियां उन पर चला सकते हैं इनडेफिनेटली। ये बात है। बिल्कुल सही। बस चौधरी साहब अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक रहें, जो भी आए वो करने हैं। हाँ, सिर्फ बातों से नहीं। हाँ इंशाल्लाह। बस इसके लिए फिर आपका और मेरा असेंबली में भी होना जरूरी है चौधरी साहब। बिल्कुल। लो जी देखो, जाना ही जाना है। हाँ जी, मुझे कोई आईनी ओहदा दे दीजिएगा उसमें। फिर ये जो आपको ओहदा मिला है ना, वो कई ओहदों पर भारी है, माफ करना। पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ चौधरी गुलाम साहब मौजूद थे। और भाई अल्लाह करे जो भी सिचुएशन हो वो ऐसी हो कि जो आवाम के हक में बेहतर हो। हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हुक्मरान भी वो करे जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, आवाम के हक में बेहतर हो, ज़ाती मफादात से बढ़कर पाकिस्तान के लिए जो सियासत करे। अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हम किसी एक पार्टी की साइड ले रहे हों, विच वी कैन नॉट। और हमारी सहाफत का तकाजा ये कहता है कि आप अगर हम बाइस्ड हो जाएंगे तो सोचे फिर हमारे लोगों के साथ हम कितनी बड़ी ज्यादती करेंगे। खैर जी, ज़रा क्योंकि हम लॉन्ग मार्च के वाले से बात कर रहे थे, तो इस वक्त कहाँ पड़ाव है लोगों का और कहाँ से शुरू होगा। गुजरात के GTS चौक पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल, तो ज़रा उनसे जान लेते कि आज का क्या स्केजूल होगा। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल, आपके वक्त का ये बताएगा कि आज के इस हकीकी आज़ादी मार्च का क्या स्केजूल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने अपनी थोड़ी सी प्लेस चेंज की है। GTS चौक से मैं सख्त कुजा हाउस मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद शाह महमूद कुरैशी और दीगर काफ लीग के रहनुमा जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज का शेड्यूल ये है कि आज का पूरा दिन ये लॉन्ग मार्च है वो गुजरात में ही गुजारेगा और रामतलाई चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस लॉन्ग मार्च के शुरा का इस्तकबाल करेगी और GTS चौक पर इसका अगला पड़ाव होगा, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की जा रही है। और इस बात का भी इम्कान है कि आज की रात भी ये जो लॉन्ग मार्च है वो गुजरात में ही क़याम करे। इसका थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। यहाँ पे एक मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आज का दिन है वो भी दूसरा दिन है लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले के दूसरे दिन का आज आगाज़ होना है, क्योंकि आज जुमतुल मुबारक है, तो नमाज जुमा के बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा और नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसको लीड करेंगे। गुजरात चूँकि एक चौधरी बिरादरान का शहर भी है, तो यहाँ पर आज एक बड़ी गैदरिंग की तवक्को भी है और चौधरी बिरादरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कल के मुकाबले में आज शायद ज़्यादा हो गए। कल भी बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी बनाई गई थी, पूरी एक लेयर्स बनाई गई थी। और अब जो हमारी पुलिस ज़राए के मुताबिक बात हुई है कि पंजाब की हद तक, जहाँ पंजाब की बाउंड्रीज है उस तक इसी SOPs के तहत जो सिक्योरिटीज़ हैं वो दी जाएंगी। जितनी करीबी इमारतें होंगी वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। तो आज लोगों की आमद भी ज़्यादा मुतवक्को है, क्योंकि कल पहला दिन था, वो लोग इतने शेड्यूल भी नहीं थे, लोग इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि शायद इमरान खान साहब खुद होंगे, खिताब करेंगे, कौन लीड करेगा। तो अब एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया है। अभी LCD वहाँ पर GTS चौक पर बड़ी LCD नस्ब की जा रही है, जहाँ पर इमरान खान साहब के खिताब की तवक्को है। और कल भी इमरान खान साहब गुजरात में ही खिताब करेंगे। तो 2 दिन इस बात का भी ऐलान थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, लेकिन हमारी जो इनिशियल हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि 2 दिन गुजरात में ही गुजारेगा ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, जिसके बाद इसका अगला पड़ाव जो होगा वो सराय आलमगीर होगा, फिर सराय आलमगीर से जेलम और फिर ऑनवर्ड जो है वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ता जाएगा। तो लोगों में जो पहले वाला जो शुक्रोश है, आज चूँकि इसका सेकंड पार्ट भी शुरू होने जा रहा है टोबा टेक सिंह से, तो एक नई हिकमत अमली दी है, एक नई डायमेंशन दी है इस लॉन्ग मार्च को। इसमें कई एक फवायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक साथ समेट रही है। एक तरफ हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि उनकी बात मानी जाए, नए इंतखाबात कराए जाए। दूसरी जानिब GT रोड की एक पार्टी मानी जाती थी मुस्लिम लीग नून, तो अब उसको बाय कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक बड़ी मोबिलाइजेशन की है, एक बड़ी इंतखाबी कैंपेन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे देहातों से गुजरे हैं, छोटे छोटे रास्तों से हमसे गुजरे हैं। तो एक बड़ी थोड़े पैसों में बड़ा काम किया और एक तीर से कई शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करना चाह रही है और उसकी तगोदो में है। अब देखते हैं इसके नतायज क्या निकलते हैं, लेकिन एक अच्छी पोलिटिकल मोबिलाइजेशन की जा रही है।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उल्फत मुगल हमारे नुमाइंदे इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो है, और 2 दिन उन्होंने कहा है कि गुजरात में इसका पड़ाव होगा इस मार्च का, और उसके बाद फिर वायसराय आलमगीर ये फिर आगे जेहलम को जाएगा। अभी गुजरात में तो होस्ट कर रहे हैं इसको चौधरी बिरादरन होस्ट करें, नॉट अब बिरादरन नहीं कहूँगी मैं, चौधरी परवेज अलाई सब इसको करें, और लेकिन ये कि टाइम लेके चल रहे हैं कि कब वहाँ पर पहुँचना है, तो मेरे ख्याल में टेकिंग देयर टाइम। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। की मुनासबत से, इस हफ्ते की मुनासबत से, और हम बहुत से आम मामलात पे बात करते हैं जिसमें सेहत से मुतालिक भी होते हैं, और ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी ट्रेजिक होती हैं जो कि परेशान कर देती हैं। पंजाब के शहरियों के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान बन चुका है मदीहा, और वहाँ पर मसला ये है कि एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है वो झुलसी, और वहाँ पर बर्न यूनिट प्रॉपर ना होने की वजह से आप अंदाज़ा करें कि पंजाब जैसे सूबे में जहाँ पर सेहत आमा की सहूलियात दूसरे सूबों के निस्बत वहाँ पर बेहतर है, लेकिन बच्ची झुलसी, वालिद मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर उसको भटकता रहा, लेकिन बच्ची को सहूलियात मसला ये कि पंजाब के किसी भी शहर में अगर कोई हादसा हो जाए तो लोगों की कोशिश होती है आप उसको लाहौर लेके चलें। ये जो 3 साल की बच्ची, इसका ताल्लुक था ओकाड़ा से। जब ये बच्ची झुलसी तो उसके बाद उसके माँ बाप फौरी उसको ओकाड़ा से लेके लाहौर पहुँचे। जब वो म्यू अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ पर उनको पता चला कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों का ऐसा कोई बर्न वार्ड मौजूद ही नहीं है। अब वो बेचारे उसी तगों में रहे और ढूंढते ढूंढते हुआ ये कि उनकी बच्ची अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ मरला है कि क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं देखा कोई पहला केस है। बच्चों के झुलसने के बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन किसी यूँ इनकार कर देना कि जी 8 साल से कम उम्र के बच्चों को तो हमारे पास बर्न वार्ड ही नहीं है, और फिर बच्चे को मेडिकल एड ना देना। पहली चीज़ ये है कि कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाएं। देखें, आप सबके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपकी स्किन जो है वो आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। अगर आपकी स्किन 30 से 35% भी झुलस गई है तो आपके इस दुनिया से जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो ये नहीं पता कि इंटरनल डैमेज क्या है, दूसरा ऊपर से आपके जिस्म से अगर स्किन हट गई है तो इसका मतलब ये है कि आप इन्फेक्शंस का शिकार बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। तो लिहाजा अगर जो बंदा जो झुलस गया हो, अगर वो एडल्ट भी हो तो वो उस वक्त बात भी कर रहा हो तो आप ये ना समझें कि वो ठीक है, क्योंकि उस वक्त सेप्टिक शॉक में होता है। इस केस के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और क्या वाकई ऐसा है कि पंजाब में 8 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई जल जाता है तो उसका कोई अलग से बर्न वार्ड नहीं है? मेरे ख्याल से तो किसी भी बर्न वार्ड में किसी भी उम्र के लोग को रख लेते हैं। बिल्कुल मदीहा, ये एक अलमिया है पंजाब का, ख़ास करके हमारे मुल्क का, कि पंजाब में अगर बात करें तो बर्न यूनिट, बर्न सेंटर्स और बर्न यूनिट में थोड़ा, बर्न सेंटर्स जो हैं सिर्फ 4 हैं, जो कि सिर्फ 4 बर्न यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिनाह अस्पताल बर्न यूनिट के बाहर, और इसी तरह का एक बर्न सेंटर और दूसरा बर्न सेंटर है म्यो हॉस्पिटल में। इसी तरह एक बर्न सेंटर फैसलाबाद में है, और एक बर्न सेंटर जो है वो जो कि अभी इतना फंक्शनल नहीं है वो रावलपिंडी में है। फिर बर्न यूनिट्स आ जाते हैं और फिर बर्न फैसिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं। सिर्फ 2 बड़े पंजाब में बर्न सेंटर्स और बर्न फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ जो रिकन्स्ट्रक्टिव सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं। हमारा जब भी एक दफ़ा ये जो रिसेंट वाक़या आपने डिस्कस किया, इससे पहले एक वाक़या 2017 में हुआ था अहमदपुर शर्किया में, जब ऑयल टैंकर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये फैसला किया गया था कि ज़िलाई सतह पर जो बर्न सेंटर्स बनाए जाएंगे वो 80 बेड्स पर मुश्तमिल बनाए जाएंगे, और अगर THQs में ये फैसला किया गया कि बर्न यूनिट्स बनाए जाएंगे जिसमें 40 बेडेड होगा, और फिर तहसील सतह पर 10-10 बेड्स पर मुश्तमिल बर्न फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। सिर्फ वही बर्न सेंटर्स और बर्न यूनिट्स चलते आ रहे हैं जो 2017 से फैसला हुआ। जब भी हमारा अलमिया एक और होता है मदीहा, कि जब भी कोई हादसा होता है या इंसिडेंट होता है तो हम फैसले बहुत बड़े बड़े कर बैठते हैं कि हमने ये भी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये भी बनाना है, लेकिन जब वैसे ही मामला ठंडा होता है, वक्त गुजरता जाता है, तो फिर वो सूरत हाल नहीं रहती है। लाहौर में सिर्फ 2 बर्न यूनिट हैं। बच्चों की बात करें तो 8 साल से कम उम्र के बच्चों में सिर्फ पूरे लाहौर की आबादी को, बल्कि पूरे पंजाब की आबादी को, सिर्फ म्यो हॉस्पिटल के में 30 बेडेड हस्पताल है, जो कि ICU के अलहदा बेड्स हैं, HDU के अलहदा बेड्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी के अलहदा बेड्स हैं। मसला एक और अलमिया बड़ा ये है कि जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं और जो दीगर बर्न यूनिट के सर्जन्स हैं
वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो इस वजह से भी वो इस तरफ नहीं आते हैं क्योंकि जब जलता है तो फिर वो ही लोग जलते हैं जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अमीर के बच्चे जो है वो बहुत कम इस तरह के मामलात में देखने में आया है। तो बच्चों के लिए प्लास्टिक सर्जन जो है, जो सर्जरी वाले डॉक्टर्स हैं या बर्न यूनिट वाले डॉक्टर्स हैं, वो प्रायोरिटी ही नहीं रखते हैं बच्चों की सर्जरी की, उसकी बर्न की तरफ। यहाँ पर जगह ही नहीं है जहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वही अडल्ट्स के 8 साल से उम्र के ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। जब नीचे वाला कम उम्र का बच्चा आता है तो उसको यहाँ पे दाखिल नहीं किया जाता है। ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें बच्चे ऐसा हादसा तो क्या होगा, एक एक जान बहुत ज़्यादा कीमती है और जैसे ये 3 साल की बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, अगर उसको टाइम पर इमदाद दे दी जाती तो हो सकता है कि आज वो सांसें ले रही होती। बहुत शुक्रिया जी, हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बड़ा अलमिया जी, जब कोई हादसा होता है तब हम एकदम होश आता है कि अच्छा हमने तो ये चीज़ें करनी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो काम नहीं होता। अच्छा जी, तो ख़वातीन के हवाले से मदिया अक्सर बात करती हैं कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना आ रही हैं और बल्कि आ चुकी हैं, मौजूद भी हैं और अपना किरदार भरपूर तरीके से निभा रही हैं। तो क्वेटा में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में और उसको सही अंदाज में चलाने के लिए भी ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मैदान में आ गई हैं और पहले मरहले में 3 ख़वातीन एहलकारों को मारूफ मकामात पर तैनात किया गया है और उन्हीं में से एक नाजिया सिद्दीक आज हमारी मेहमान है। बिल्कुल जी, नाजिया सिद्दीक से हम बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मुझे ये बताएं, ये तो बड़ी मुश्किल जॉब है, वो जॉब जो कि आदमियों के लिए मुश्किल हो, तो एक औरत के लिए वो सर अंजाम देना, मतलब पूरे पूरे घंटों की ड्यूटी देना, को मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करना, धूल मिट्टी खाना, ये अपना आपका फैसला था कि हाँ मैं ये मुश्किल चीज़ है, ये मैं करना चाहती हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाजिया है, नाजिया सदीक मेरा नाम है और मैं पुलिस से ताल्लुक़ रखती हूँ, बलूचिस्तान पुलिस से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैडम ये बिल्कुल मेरा अपना डिसीजन था कि मैं ट्रैफिक पुलिस में आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आईजी डीआईजी की बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने कि ये सोचा कि हमारी ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस में लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ थी। वाहिद बलूचिस्तान ऐसा सूबा था जिसमें ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ नहीं थी। फिर हमारे आईजी डीआईजी ने थिंकिंग की कि इसमें भी लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नॉन बैच लेडीज़ थी जो गाड़ियाँ चलाती थी, जिनको हम काबली गाड़ियाँ भी कह सकते हैं, तो उनको जो है रोकना हमारे मेल के लिए बहुत मुश्किल था। जो कल्चर है उसकी वजह से बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ज़रूरी था। जी उनको रोकना बहुत हो सकता है बाज़-औक़ात ये भी होता होगा, बाज़-औक़ात ये भी होता होगा कि बंदे गाड़ी चला रहे होते होंगे और आगे नाका लगा होता होगा तो वो ख़वातीन को दे देते होंगे कि ख़वातीन को तो किसी ने रोकना नहीं है, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा आपको वहाँ पर देखना। तासुरात क्या होते हैं लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल तासुरात बहुत बुरे होते हैं। अच्छा। अच्छे तासुरात तो आवाम नहीं दिखा रही, हमारे साथ आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही। हम रुकने का इशारा करते हैं, आवाम रुकती नहीं है, गाड़ी भगा के ले जाती हैं। ये तो नाजिया वाकई, क्योंकि देखें ना, एक शहर जिसमें ख़वातीन ड्राइव भी कम करती हैं, उस शहर में अगर ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस अगर मौजूद होंगी तो ये बड़ा मसला भी है। और हमने देखा कि समहाउ ना बड़ी मेल ईगो हर्ट भी होती है, वो कहेंगे अच्छा जी ये खातून ट्रैफिक पुलिस हमें रोकेगी तो हम नहीं रुकते। तो ये देखा आपने लोगों का इस हवाले से बिहेवियर? जी 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 मैडम, मिसबिहेवियर कर रहे हैं वो, मतलब हंसी करके चले जाते हैं और गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं, रुकते नहीं हैं। अच्छा। कागजात नहीं दिखाते, मिसबिहेवियर कर रहे हैं हमारे साथ। मैं मतलब आवाम हमारे साथ तामुन नहीं कर रही। तो फिर तो सख्त से सख्त सज़ा इनकी होनी चाहिए, गाड़ियों के नंबर नोट के आप उनको चलान नहीं फिर करें, मुर्गा बनाया करें उनको। फ़िलहाल तो हमने सख्ती नहीं इतनी ज़्यादा की, हम लोग बोरे आवाम के साथ अच्छे तरीके से हम लोग कोऑपरेट करें तो अच्छी बात है, सख्ती ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आवाम को भी शौर होना चाहिए कि हमारी खातर ही लेडीज़ पाबंद की गई है, रोडों पे निकली है, इतनी सख्त और ख़वातीन का एहतराम करें। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल हमारे साथ नाज़िस मौजूद थी। यहाँ पर वक्त हो गया आप लोगों से इजाज़त देने का। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करेंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।